बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 है फ्रॉम फर्स्ट ईयर। हम ये चैप्टर स्टार्ट करने चाह रहे हैं और अलजबरा का हमारे पास क्वेश्चन आता है लीनियर अलजबरा। उसका बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक हमें प्रोवाइड किए जाएंगे इसके अंदर। लीनियर अलजबरा, लीनियर अलजबरा की हमें बेस मिलेगी यहाँ, ठीक है। लीनियर अलजबरा आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है अलजबरा का, ठीक है। एक आपको अलजबरा दो तरह का आप पढ़ते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा आप पढ़ते हैं जिसको हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर थोड़ा कवर किया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपने लास्ट आर्टिकल जो 2-3 किए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा से रिलेटेड थे। अब आप ये पूरा चैप्टर करने चाह रहे हैं अबाउट द लीनियर अलजबरा, ठीक है। और ये आपको बेस प्रोवाइड करेगा जो आप हाई लेवल का लीनियर अलजबरा करेंगे। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आपका जो है ना पेपर है लीनियर अलजबरा का, ठीक है। इसमें से वाइडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनुअल सिस्टम के अंदर भी, सेमेस्टर सिस्टम के अंदर भी पूछे जाते हैं, बीएस में भी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ना किरदार अदा करता है। फिर उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो उसमें भी इससे वाइडली क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसकी हम बेस अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके नेम को आप देखें, नेम क्या है, मैट्रिसेस। दो क्वेश्चन है इसके, एंड डिटर्मिनर्स, दो क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मैट्रिसेस का पता होना चाहिए, फिर डिटर्मिनर्स। अगेन आपके पास वही बात है, आपके वही 3 क्वेश्चन किसके लिए भी आएंगे, हाउ, वाई पहले आपके पास आ जाएगा, हाउ आपके पास आ जाता है, ठीक है। वाई, हाउ एंड यहाँ पे आप थर्ड में जो बात ले सकते हैं का ड्रॉबैक, आप थर्ड पोजीशन ले सकते हैं, बात वही आ जाती है। वाई वट भी मैं आपको कहती होती हूँ कि एक वट का क्वेश्चन आ जाता है, यानी कि वाई का मतलब है कि इसको क्यों डिस्क्राइब किया गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा वाई का क्यों हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि अगर हम कोई चीज डिस्क्राइब करने लगे, हमने नया नाम ही सुना है, ठीक है, हमने ये मैट्रिसेस नया नाम सुना है, ठीक है, तो इनको क्यों ड्राइव किया जाए, पहला क्वेश्चन हमारा ये आ जाता है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि इनको क्यों डिस्क्राइब किया। सबसे पहले हम इस बात का आंसर देखेंगे कि मैट्रिसेस को क्यों डिस्क्राइब किया गया, फिर उसके बाद हम देखेंगे वट मतलब क्या होते हैं ये, ठीक है, मैट्रिसेस से हम क्या मुराद लेते हैं, ये होते क्या है, ठीक है। एंड हाउ का क्वेश्चन अब यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा। हाउ का मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपके पास कि इनको कैसे जो है ना हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 वट आ जाएगा, 3 आ जाएगा हाउ एंड 4 इसके बाद आ जाता है इनमें ड्रॉबैक हमारे पास क्या आता है। तो 4 चीजें इसके अंदर आपने अपने जहन में रखनी है जिनके आंसर्स हमने ढूंढने हैं इसके अंदर। फिर यही 4 सवाल जो है ना डिटर्मिनेंट्स के लिए आ जाते हैं, ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स को देखें, एक चीज आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स वाज इंट्रोड्यूस हमारे पास, इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉर दी वन वन लीनियर मैपिंग जिसको डिस्क्राइब किया जाता है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। वन वन लीनियर फंक्शंस आपके पास जो होते हैं ना, इनको फंक्शनल भी बात हायर लेवल पे जाके आप पढ़ेंगे। जो लीनियर फंक्शंस आपके पास वन वन का मतलब, लीनियर फंक्शंस का क्या मतलब आएगा कि आपके पास एक एलिमेंट की एक इमेज आया करे, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्री इमेज की बात कर रहा है, उसके पीछे भी एक इमेज दी जाएगी, यानी कि वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस पाई जाएगी इनमें। कोई भी एक एलिमेंट जो है 2 पे मैप नहीं हो रहा, कोई एक एलिमेंट 2 से मैप होकर नहीं आ रहा, ठीक है, वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस पाई जाएगी। एंड जो मेजर इनकी बात बताई जाती है वो इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। अगर पूछा जाए कि इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, तो फर्स्ट आंसर ये होता है कि टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, वही बात है, ठीक है, वर्डिंग चेंज है, बात वही है। लीनियर इक्वेशंस आपकी क्या होती है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आप लेते हैं, उनमें वन इनपुट आपको वन आउटपुट दे रही है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक इनपुट दी और आपके पास ज्यादा आउटपुट आई। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो सिंपल लीनियर इक्वेशन है वो ax + b = 0 है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास लीनियर इक्वेशन आ जाती है। फिर अगर आपके पास यहाँ अगर आप इस तरह से ले सकते हैं कि आपके पास इस तरह की कोई आ गई, ax0 कर लें प्लस by0 कर लें = c0, ठीक है। फिर आपको एक और दी गई, सॉरी सी आ जाएगा, c1 कर लें, a1 कर लें, b1 कर लें, ऐसे आप इजीली समझ सकेंगे। a2x0 + b2y0 = c2। तो ये आपके पास क्या दिया गया, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया, ठीक है। इसके अंदर 2 आपकी वेरिएशंस आ रही हैं, x0 y0 आ रही हैं। फिर इन इक्वेशंस को आपको पता है कि अब आपने इनको सॉल्व करने के मेथड्स, आपने बेसिक जो आपका मैथ्स है, ठीक है, 6 से 10 तक आपका जो मैथ है उसके अंदर आपने इसको सीखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। क्रैमर रूल आपने पढ़े,
ये आपने डायरेक्ट इनपुट मेथड पढ़ा, ठीक है। इनको सॉल्व करने के लिए आपने कौन कौन से मेथड यूज किए हैं, क्रैमर रूल आपका हायर लेवल पे भी यूज होगा, ये इसको हम इस क्वेश्चन के अंदर भी सॉल्व करेंगे। क्रैमर रूल आप इसको यूज करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या यूज करते हैं, आप डायरेक्ट इनपुट मेथड जो है ना यूज करते हैं। डायरेक्ट इनपुट मेथड का क्या मतलब होता है कि आप जैसे y की वैल्यू निकाल के x की फॉर्म में इसके अंदर पुट कर लें, फिर x में सारा वेरिएबल हो जाएगा, फिर x को हम, और हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन अगर एक वेरिएबल में होती है तो उसको सॉल्व करने के आपके पास मेथड यूज है, ठीक है, दिए गए आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो मेथड्स आप जो है ना बेसिक मैथ्स के अंदर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, 10 तक आप इन चीजों को पढ़ चुके हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर अब आपका क्या हो जाएगा, आपने इंट्रोड्यूस कर लिया मैथ्स, ठीक है, जिनको उर्दू में कहते हैं कॉलम, ठीक है। तो उनको अब आपने सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अब ये चैप्टर के अंदर हम सीखेंगे कि ये हमारी जो डिफिकल्टीज हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की, उनको किस तरह से आसान कर देता है, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन इसका देखिए, इंट्रोडक्शन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिया हुआ है, इसको आप जरूर रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से इसकी सारी डिटेल पढ़िएगा। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। तो कहते हैं कि जब आप लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, एक नई नोटेशन को आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा था, और न्यू नोटेशन आपने क्या इंट्रोड्यूस करी थी, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग की अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए। अगेन वही बात है, जैसे मैंने आपको लिखा ax नॉट प्लस by नॉट इक्वल टू c आ गया आपके पास, ठीक है, a1 b1 और c1। फिर उसके बाद a2x नॉट प्लस b2 y नॉट इक्वल टू आपके पास c2 r, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए बार बार हमें x की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कभी y की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसका उसने एक एथिक फॉर्म दे दी। वो एथिक फॉर्म क्या है, अगर मैं इस वाली साइड के जस्ट कोएफिशिएंट्स को देखूं तो कोएफिशिएंट्स का मैं एक मैट्रिक्स बना सकती हूँ। इस तरह से करके सॉल्व तो हमने कोएफिशिएंट्स को ही करना होता है, वेरिएबल को तो नहीं करना होता ना, वेरिएबल की तो वैल्यू निकलती है। तो सॉल्व हमने क्या करना होता है, इन्हीं कोएफिशिएंट्स को, तो कोएफिशिएंट्स को हमने एक अलग सी फॉर्म दे दी है, वो अलग सी फॉर्म हमारे पास क्या कहलाती है, एक मैट्रिक्स कहलाती है। इसी तरह से ये जो राइट साइड है इसकी भी हम क्या बना सकते हैं, एक मैट्रिक्स फॉर्म बना सकते हैं इस तरह से। सो इनको इंट्रोड्यूस किया गया था टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग के अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए। और इनका मकसद क्या था कि हम v1 जो मैपिंग वाले फंक्शन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो इस नोटेशन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था, मैट्रिक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंग्लिश मैथमेटिशियन था हमारा जेम्स सिल्वेस्टर था, ठीक है। इसने इनको इंट्रोड्यूस किया था 1814 से 1897, इसका ड्यूरेशन टाइम पीरियड था, ठीक है। और आर्थर कैले था जिसने इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ पे आपने इस चीज को याद रखना है, ठीक है, ऑथर्स का नेम बड़ा कम पूछा जाता है जो मैथमेटिशियंस होते हैं, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन क्यों पता होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी बेस स्टार्ट किसने की। जैसे आपको पता है कि सेट थ्योरी है, ठीक है, ये 6-7 क्लासेस के अंदर आप पढ़ते हैं सेट थ्योरी को, ठीक है, सेट्स के बारे में आप पढ़ते हैं। तो वहां पे आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि जॉर्ज कैंटर वाज द फर्स्ट वन हु स्टडीड सेट्स, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जॉर्ज कैंटर जी। सो जॉर्ज कैंटर को जो है ना फादर ऑफ सेट थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ सेट्स। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ सेट थ्योरी, ठीक है, फादर ऑफ सेट थ्योरी को किसको कहा जाता है, नीचे आपको वो ऑप्शन दे सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, जॉर्ज कैंटर होगा, इसी बात है, ठीक है। तो जो इंट्रोड्यूस करता है और फिर उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, तो उस बेस पे आपका इंट्रोडक्शन जो है आपका इंपॉर्टेंट है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था। आप ये जब बार बार पढ़ते जाएंगे ना तो आपको खुद ही याद होता जाएगा। कुछ आपको याद होती हैं इस तरह की चीजें बाय प्रैक्टिस, और कुछ आपको याद होती है बाय ह्यूज स्टडी, ठीक है। स्टडी का मतलब क्या है कि आप जस्ट एक बुक पे जो है ना सेटिस्फाई नहीं हो जाते, आप बहुत ही बुक्स पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ा रही हूँ तो आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पे जितनी भी बुक्स लिखी गई हैं उनको पढ़ें, ठीक है। या अगर आपके पास कुछ ऐसी बुक्स मौजूद है जिनके अंदर ये वाला टॉपिक दिया हुआ है, आप उसको पढ़ें। अब देखिएगा वहां पे एक वाइड लेवल पे आपको जो है ना, जैसे सेट थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको जॉर्ज कैंटर का काम बहुत ज्यादा मिलेगा। उसी तरह जब आप मैट्रिक्स देखेंगे तो जेम्स सिल्वेस्टर का और आर्थर कैले का आपके इसके अंदर जो है ना ये आपको ज्यादातर काम मिलेगा, ठीक है। कैले से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर जेम्स सिल्वेस्टर है उनसे रिलेटेड आपको काम मिलेगा और उनके नेम्स आपके यूज हो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आपको ऑथर के नेम भी रिवाइज होने चाहिए, और ये जब आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको खुद ही याद हो जाते हैं कि किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है और आर्थर कैले जी, फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था ये आपको याद होना चाहिए, जेम्स सिल्वेस्टर था। फिर आर्थर कैले है, उसने क्या डेवलप किया था, मैट्रिक्स की थ्योरी को डेवलप किया था, उसने उसको यूज किया था फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये वर्ड आपने याद रखना है,
ये स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ के ना फिर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम आ जाता है इसी चैप्टर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम आ जाता है। लेकिन जब हम जाते हैं ना बीएससी के अंदर और एमएससी के अंदर, फिर हमसे पूछा जाता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, फिर उधर स्टूडेंट जाके इस नाम को बड़ा अजीब सा समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कोई अजीब सा नाम नहीं होता, इसको हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है आपका। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें आप ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे और इन चीजों के बारे में आप स्टडी करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अब आपने जहन में रखना है कि आपने इनको कैसे यूज किया था फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ आपने जो पढ़ना है मैट्रिसेस के बारे में पढ़ना है, मैट्रिसेस होते क्या है, इनका अलजेब्रा किस तरह डिफाइन किया जाता है, हाउ दे आर यूज्ड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, व्हाई वी यूज देम एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैट्रिसेस। ये सारी चीजों के क्वेश्चन जो है ना, सारी क्वेश्चन के आंसर हम यहाँ पे पढ़े। ठीक है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इनको कैसे यूज किया गया था, ये आपको बेसिकली मैं थोड़ा सा पोर्शन आपका बीएससी के अंदर करवाऊंगी, फिर इसका वाइड लेवल पे जो पोर्शन आ जाता है वो एमएससी के अंदर है, और बेसिक यूज इनका है ही वो जो हम एमएससी के अंदर फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सारा जो हम पढ़ेंगे हमें एक बेस जो है ना प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अब ये था हमारा इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमने पढ़े मैट्रिसेस। ठीक है, इट इज द इंट्रोडक्शन फॉर मैट्रिसेस। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट्स का हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स का जो इंट्रोडक्शन है वो ये बताया गया है कि जिसका जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, बाय चाइनीज एंड जापानीज, बट द जापानीज मैथमेटिशियन सिकिकावा जो था आपके पास, उसने इसको सबसे पहले डिफाइन किया था। और जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड, आपके पास गॉटफ्राइड विलियम है जो लेबनिज, ठीक है, इसका नाम आपने बड़ा सुना हुआ है। ठीक है, लेबनिज रूल आपने पढ़े और इस तरह से आपके सारा गॉटफ्राइड विलियम यहूदी नाम याद हो जाते हैं। फॉर द इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इनको किसने इन्वेंट किया था डिटर्मिनेंट्स को, गॉटफ्राइड विलियम ने, और ये जर्मन मैथमेटिशियन था और जापानीज था जो कि सेकिकावा। ठीक है, लेकिन चाइनीज और जापानीज दोनों का इसमें जो है ना इंट्रोडक्शन को देता है। इनको किन्होंने डिफाइन किया था, चाइनीज और जापानीज ने। लेकिन जो जापानीज थे, जापानीज का मैथमेटिशियन था वो सेकिकावा था आपके पास। ठीक है, और जर्मन मैथमेटिशियन था गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज था। उसने उसका क्रेडिट जाता है, उसको इस बात का क्रेडिट जाता है कि उसने इंटरनेट को इन्वेंट किया। और आप जब इन चीजों को डिटर्मिनेंट्स की स्टडी करेंगे हायर लेवल पे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमारी कितनी ज्यादा डिफिकल्टीज को आसान कर दिया था। ठीक है, और इनका काम किस हाई लेवल पे जाके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हमारे काम को कितना आसान कर देता है। इनफैक्ट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो इतना हर्डल था हमारे पास, उनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो गया था। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कंप्यूटर ने हमारे इस काम को बहुत आसान कर दिया। सो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आर यूज्ड इन कंप्यूटर, और ये हमारा बहुत सारा काम जो है ना उसको आसान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है जी क्रैमर, इन्होंने क्या किया था, इन्वेंट किया था डिटर्मिनेंट्स को। जी क्रैमर ने आगे से आपने पता, आपको नाम से जाहिर आपको आपने पढ़ा होगा, जी क्रैमर से आपको याद आ गया होगा जी हमने क्रैमर रूल पढ़ा। ठीक है, तो ये अपने मैथमेटिशियन के नाम पे रूल है। तो जी क्रैमर ने बेसिकली 74 टू 1752 इसका टाइम पीरियड था। उसने डिटर्मिनेंट्स को अप्लाई करके बताया था कि हाउ सक्सेसफुली वी कैन सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन अ कन्वीनिएंट वे। ठीक है, सो अब आपने ये सारे नाम याद रखने हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स को किसने इन्वेंट किया था, जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज ने, और जापानीज हमारे पास जो मैथमेटिशियन था सेकिकावा। लेकिन हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए किसने डिटर्मिनेंट्स को यूज किया था, दैट वाज द जी क्रैमर। इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके ज़हन में बस होता है कि गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज का काम था और सेकिकावा का काम था फॉर डिटर्मिनेंट्स। बट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जी क्रैमर का रूल आता है। ठीक है, जी क्रैमर ने अपना रोल अदा किया था, लेकिन इन्वेंट इनको किन्होंने किया था, सेकिकावा एंड गॉटफ्राइड विलियम। ठीक है, ये चीज अब आपने याद। तो ये था आपका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन फॉर द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। नाउ हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, या व्हाट डू वी मीन बाय द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हम क्या मुराद देते हैं, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे, इसको रेक्टेंगुलर अरे कहा जाता है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर सा अरे आ जाता है आपके पास ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स का है, एनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, जिनको हम ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करते हैं। ठीक है, इसको रेक्टेंगुलर इसलिए किया जाता है क्योंकि हम रेक्टेंगल ब्रैकेट्स इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास जिनको आप बड़ी ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ये ब्रैकेट्स यूज होती हैं। रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, जिनको रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स है इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स हमने यूज कर लिया है, इसको रेक्टेंगुलर अरे कहा जाता है। उसके साथ आपके पास कंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है, इट इज नोन एज अ मैट्रिक्स। इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज है, ठीक है, लाइंस है सॉरी, उनको हम क्या कहते हैं, रोज, और जो वर्टिकल हमारे पास लाइंस है उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। ठीक हो गया। अगर हम इसके अंदर देखें तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 2 लाइंस हैं। ठीक है, तो कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइंस कितनी है, 3 है, तो 3 कॉलम्स हमारे पास डिफाइन हो गए।
सो इट हैज दिस मैट्रिक्स, अगर मैं इसको ए का नाम देती हूँ, इट हैज 2 रोज एंड 3 कॉलम। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह देखें तो इसके अंदर 4 रोज आ रही हैं और 3 कॉलम्स आ रही हैं। सो दिस मैट्रिक्स हैज द 4 रोज एंड 1 2 3 4 जी 3 कॉलम्स आपके पास आ रहे हैं। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स या नंबर्स यूज होते हैं, ठीक है, ये सारे आपके पास जो क्राइटेरिया, इनको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज कहते हैं और एलिमेंट्स कहते हैं। नंबर्स यूज इन द एंट्रीज और एलिमेंट्स कहा जाता है। ये आपका इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप इसको जनरलाइज करना चाहें, ठीक है, तो जनरलाइज भी किया जा सकता है। ठीक है, इसकी जनरल नोटेशन हमारे पास ब्रैकेट रेक्टेंगुलर या m क्रॉस n एलिमेंट्स। m क्रॉस n एलिमेंट्स का क्या मतलब आ रहा है, m और दी रोज एंड n और दी कॉलम्स। हमेशा आपने याद रखना है, जब भी आपने ऑर्डर लिखने लगना है मैट्रिक्स का, तो हमेशा रोज पहले बताई जाती हैं, कॉलम्स बाद में बताए जाते हैं। ठीक है, m क्रॉस n का मतलब है m रोज एंड n कॉलम्स। तो जनरल उसने लिखा हुआ है, इसको अगर आप इंडेक्स नोटेशन में लिखना चाहें तो इंडेक्स नोटेशन आपकी ये डिफाइन की जाती है। और ये इंडेक्स नोटेशन आपकी क्या बताती है कि आपने जनरली बार बार लिखने की बजाय जनरल लिख दिया A11, ठीक है, फर्स्ट रो। आई का मतलब है कि रोज आपकी इंटरचेंज करेंगी। 1 को आपने फिक्स किया फर्स्ट रो के अंदर, बाकी आपकी इसके साथ कॉम्बिनेशन आएगा 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन 1 एंड आपके पास आ जाता है। फिर 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन 2 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे भी आपका रोज आएंगी, m रोज है, n कॉलम्स है। इसको आप क्या कर सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास इज कॉल्ड बाय n, इसको क्या कहा जाता है, इज नोन एज m by n मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, m by n मैट्रिक्स। और m by n इसके अंदर क्या डिफाइन किया जाता है, इट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, m by n का क्या मतलब है, इट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि आप मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, वी यूज कैपिटल लेटर्स टू रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स एंड वी यूज स्मॉल लेटर्स टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको उसने यहाँ से डिस्क्राइब कर दिया और ये उसने इंफॉर्मेशन दी है। जैसे ये देखें, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम के तौर पे होगा क्योंकि ये फर्स्ट पे आया हमारे पास। ठीक है, ये इंडेक्स हमें क्या बताता है, कॉलम की इंट्रोडक्शन जो है ना इंफॉर्मेशन देता है, ये वाला सेकंड इंडेक्स पे। तो यहाँ पे जे आया, इसका मतलब है इट इज जेथ कॉलम। अगर यहाँ पे एन आया तो इट इज नोन एज एनथ कॉलम। तो कॉलम से आपको पहचान हो जाएगी। और फिर फर्स्ट इंडिसेस हमें क्या बताते हैं, रोज बताते हैं। जैसे यहाँ पे आई फर्स्ट में आया है, देन इट इज रिप्रेजेंटिंग आयत को। तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन भी पता होनी चाहिए। तो अगर ए आई जे लिखा जाता है तो ए आई जे बेसिकली आपका कौन सा एलिमेंट है, ith रो और jth कॉलम के अंदर जो हमारा इंटरसेक्टिंग एलिमेंट है, दैट इज नोन एज द aij। ठीक है, इट इज ijth एलिमेंट, इसको लिखा जाता है ijth एलिमेंट। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है ijth एलिमेंट। ठीक है, अगर लिखा हो कि 1/3 एलिमेंट, ठीक है, उसका मतलब फिर हमारे पास क्या होगा, a13 फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम के अंदर जो हमारे पास ये वैल्यू है। इसी तरह अगर आपके पास आप कर लें कि आपके पास लिखा हुआ है फोर्थ थर्ड कॉलम, थर्ड एलिमेंट आपके पास आ गया, देन उसका मतलब आपके पास क्या होगा, A43। यहाँ पे कोई फोर्थ रो होगी आपके पास, उसके अंदर यहाँ पे आपके पास A43 आ गया। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन डिस्क्राइब कर रहा है, ये आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है मैट्रिक्स बेसिक होते क्या है। ये आपके पास, इसके बाद उसने क्लोज फॉर्म बताई है। क्लोज फॉर्म लिखने का आपके पास क्या मेथड होता है, ये मेथड होता है आपके पास क्लोज फॉर्म लिखने का, ये बताया। ठीक है, AIJ M/N। ठीक है, यहाँ आप सिंपली अगर आप ऑर्डर बता देते हैं, आपको M/N लिखने की जरूरत नहीं है। AIJ का मतलब है ith रो और jth कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, ये आप उसने डिस्क्राइब कर दिया ith एलिमेंट और एंट्री ऑफ इट। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे इसने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली। ठीक है, जनरल लेवल पे वो क्या कहता है कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स और एंट्रीज होती हैं हमेशा जरूरी नहीं होती कि वो नंबर दिए, वो कुछ भी हो सकता है। किसी भी टाइप का सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें दिया जा सकता है, सिस्टम ऑफ आपके पास अननोन दिया जा सकता है जिसको आपने फाइंड आउट करना है। लेकिन इस स्टडी के अंदर जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या हुआ करेंगे, या तो आर के एलिमेंट्स हुआ करेंगे या के सी के एलिमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो ऐसा आपके पास मैट्रिक्स, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स आपके पास और में बिलोंग करते हैं, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू और, इट इज नोन एज अ रियल वैल्यूड मैट्रिक्स या रियल मैट्रिक्स जिसको कहा जाता है। रियल वैल्यूड भी और रियल मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट सी के मैट्रिक्स हैं, बिलोंग करते हैं सी से ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और रियल मैट्रिक्स का अगर एक सेट बना दे तो इट इज नोन एज द सेट ऑफ रियल मैट्रिक्स। एंड अगर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का एक सेट बना दे इट इज नोन एज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। सिंपल ये आपका इंट्रोडक्शन आ जाता है।
ये आगे उसमें जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास मैट्रिक्स इज कॉल्ड रियल इफ इट ऑल एलिमेंट फॉर रियल। रियल होगा अगर उसके सारे एलिमेंट्स रियल होंगे, और वो कम्प्लेक्स होगा अगर उसका एक भी एलिमेंट कम्प्लेक्स आ जाए। ये यहाँ से आप ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। रियल कब होगा? इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स, अगर सारे उसके एलिमेंट्स रियल होंगे, लेकिन कम्प्लेक्स होने के लिए एटलीस्ट वन इज कम्प्लेक्स, वन एलिमेंट इज इमेजिनरी। आप इमेजिनरी भी कह सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट अगर आपका कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है देन इट इज नोन एज अ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है डिफरेंट मैट्रिसेस की एग्जांपल्स आ जाएंगी। सबसे पहले आपके पास एग्जांपल है रो मैट्रिक्स, या जिसको रो वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। मैट्रिक्स या रो वेक्टर भी इसको कहा जाता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक रो हो, रो एक होना जरूरी है, ठीक है, विच हैज ओनली वन रो। रो वन है, कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें देखें फर्स्ट कॉलम ये है, कॉलम ये डिस्क्राइब किया, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम। सेकंड इंडेक्स हमें बता रहा है कितने हमारे पास कॉलम डिस्क्राइब किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन रो कौन सी है? एक ही है, ith रो है। इसमें ये वैसे 1/n लिखा है, यहाँ i तो नहीं आना चाहिए, यहाँ 1 1 आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए, 1 3 आना चाहिए, और 1 n आना चाहिए। इसी तरह से अगर आप कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर डिफाइन करते हैं देन इट इज m/1 मैट्रिक्स, ठीक है। ये याद रखिएगा, n इज डिनोटेड फॉर कॉलम्स, यहाँ आपकी नोटेशन याद रखनी है आपने, और m इज रोज, m इज रिप्रेजेंटिंग रोज। सो m/1 का मतलब है कि m रोज है और फर्स्ट एक कॉलम है। 1/n का मतलब है आपके पास n कॉलम्स है और एक रो है, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल दी गई है कॉलम मैट्रिक्स की और कॉलम मैट्रिक्स। अब ऐसा मैट्रिक्स जो आपके पास रो मैट्रिक्स भी होता है और कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, वो आपके पास सिंपल ये वाला मैट्रिक्स होता है, एक सिंगल एलिमेंट पर मुश्तमिल जो होता है, ठीक है। यहाँ कुछ भी एलिमेंट आप ले लें, 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, ठीक है, एंड सो ऑन। आप कोई भी जनरल मैं लिख रही हूँ A लिख लें आप, ठीक है। देन ये आपके पास क्या होता है? रो भी मैट्रिक्स होता है, रो मैट्रिक्स भी होता है, और ये कॉलम मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। आगे जाके आप देखेंगे ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसका क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट का ये बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्दर वो लिख देता है दिस मैट्रिक्स इज नोन एज, नीचे उसने ऑप्शन दिए हुए हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब होगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ अगर वो एक में रो मैट्रिक्स दे देता है, बाकी वो डिफरेंट दे देता है, एक में रेक्टेंगुलर दे देता है, एक में यूनिटी दे देता है, तो इस तरह से। फिर उसके बाद आगे जाके आप देखेंगे जस्ट 0 दिया हो देन ये 0 मैट्रिक्स भी है। तो बहुत सी सूचियात इसके अंदर आ जाती है। तो सिंगल एलिमेंट का जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत सी सूचियात रखता है। सिंगल एलिमेंट के मैट्रिक्स की आपने सारी डिटेल्स याद रखनी है, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। जी नेक्स्ट देखें, आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपल आपने याद रखना, m इज नॉट इक्वल टू n, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। देन सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आपकी रेक्टेंगल सी बनेगी ना, अगर m n इक्वल नहीं है, ठीक है, देन आपके पास क्या बनेगी? एक रेक्टेंगल सी बनेगी। ये एग्जांपल दी गई है नीचे, ठीक है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए देन वो स्क्वायर बनेगा, जाहिर सी बात है, बराबरी रहेगी उसमें, m इक्वल टू n आएगा, जितनी रोज होगी उतने कॉलम होंगे, तो आपके पास एक स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये आपके स्क्वायर की एग्जांपल। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे सिंगलेटन जो मैट्रिक्स होता है, सिंगल एलिमेंट जिसमें होता है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है आपके पास, ठीक है जी। ये सिंपल आपके पास इंट्रोडक्शन की बातें हैं, इससे बड़े अच्छे से आप फेमिलियर हैं। उसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन भी बता दी। अगर वो ऑर्डर n का है तो हम उसको सिंपली aij और सिंपल n लिख देते हैं, या उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n लिखते हैं, तो भी बात एक ही होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आगे से दो प्रॉपर्टीज आ जाती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक रिप्रेजेंटेशन होती है डायगोनल एलिमेंट्स की, एक होती है एंटी डायगोनल की, या प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, या सेकंडरी डायगोनल, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स के एलिमेंट जो डायगोनल, ठीक है, ये आपके पास सेम इंडेक्स के साथ इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अगर आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है aij, a इज इक्वल टू aij, देन इसके अंदर ये वाली एंट्री जो सेम इंडेक्स रखती है a11 a22 सो ऑन, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, m इक्वल टू n है, ann लिख लें, amm लिख लें, आपकी मर्जी है। तो ये वाली जो एलिमेंट्स की एंट्री से हमारी जो लाइन सी बनती है दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल डायगोनल और डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है और डायगोनल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और जो इसके अपोजिट होती है, ठीक है, उसी के अपोजिट आपके पास आ रही होती है दूसरी जो लाइन, जो आपके पास समझ लें कि आपका एक क्रॉस सा बनाने के लिए जरूरी होती है, देन वो आपकी किसको शो करती है? सेकेंडरी डायगोनल को या एंटी डायगोनल। ये आपके पास आ जाता है सेकेंडरी डायगोनल और एंटी डायगोनल।
ठीक है। और बाज अथर जो इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहा जाता है, इसको जस्ट डायगोनल भी कहा जाता है, मैं सारे नेम लिख देती हूँ। फिर इसको लीडिंग डायगोनल भी कहा जाता है, लीडिंग, और इसको फिर मेन डायगोनल भी कहा जाता है। मुख्तलिफ ऑथर्स ने इसको मुख्तलिफ नाम दिए, ठीक है। एक नाम इसका प्रिंसिपल डायगोनल है, फिर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, फिर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, लीडिंग डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स एंड मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। और ये आपके बेसिकली क्या है, सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आपके पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स तो जीरो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स में से एटलीस्ट वन नॉन जीरो, ठीक है, सच अ मैट्रिक्स इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स एक रट्टा लगा लेते हैं कि उसके सारा का सारा प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसी टाइप के मैट्रिक्स जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनकी एक अलग टाइप आ जाती है। जो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है उसके अंदर होता है, सबसे पहली कंडीशन होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। आपको यहाँ से पता चल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डायगोनल होगा। क्या आपके पास रेक्टेंगुलर का डायगोनल हो सकता है? डायगोनल बनाने की कोशिश करें, बनता है? नहीं बनता, इधर से ये हमारा कवर ही नहीं होता। सो आपके पास क्या कंडीशन आती है, सबसे पहले उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका कोई भी ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर एन ले जो मर्जी का। देन अगर आपके पास ये आपकी बेसिक जो है ना डेफिनेशन, आपने इसको जहन में रखना है, उसको याद रखना है। सारे के सारे एलिमेंट जो डिफरेंट है, ठीक है, जिनके इंडिसेस डिफरेंट है, ए आई जे इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब है अगर 1 1 है इसको छोड़ दे, 1 2 डिफरेंट है ये 0 हो गया, 1 3 डिफरेंट है 0 हो गया, 1 4 डिफरेंट है 0 हो गया, 2 1 डिफरेंट है 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ये सारे जो डिफरेंट वाले हैं सब अगर 0 हो जाए, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स उनमें से एटलीस्ट वन, कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए आई इक्वल टू जे के। स्टूडेंट से याद किया होता है सारे के सारे नॉन जीरो, ऐसा नहीं है, एटलीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो, कम से कम एक को नॉन जीरो होना चाहिए। देन सच अ मैट्रिक्स, यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, ये देखिए यहाँ पे आप एग्जांपल दिए इज नोन एज द डायगोनल, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरो हो सकते हैं, सम एलिमेंट दैट इज सम एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी जीरो बट नॉट ऑल। कुछ जीरो हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए। एक तो उसने ये एग्जांपल दे दी ना, एक आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं अगर आपके पास ऐसा लिखा हो। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इस तरह का अगर मैट्रिक्स वो दे देता है आपको और पूछता है ये कैसा मैट्रिक्स है, तो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बिकॉज हमने कहा था कि एटलीस्ट वन इन द डायगोनल एंट्री, ठीक है, डायगोनल के अंदर एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए था। सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये आपके पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना इसमें। हमने क्योंकि कंडीशन बननी है पढ़ी है एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। फिर उसी तरह एग्जांपल आगे, अब यहां से अगर आप देखें जीरो मैट्रिक्स की, अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स जब है लेकिन ये डायगोनल नहीं है, नॉट डायगोनल, ये डायगोनल नहीं है। क्यों डायगोनल नहीं है? बिकॉज हमने कहा था कि डायगोनल के अंदर एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए। इसमें तो है ही सिर्फ एक एलिमेंट और वो भी जीरो है, लेकिन ऐसा सिंगल मैट्रिक्स जिसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट पाया जाए, ठीक है। अब यहाँ से जो हमने ए लिखा था उसकी दो प्रॉपर्टीज आ जाती है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर है, ठीक है। अगर तो ए जीरो के इक्वल है और अगर ए जीरो के इक्वल नहीं है, अगर ए जीरो के इक्वल है देन इट इज नॉट डायगोनल, ये डायगोनल नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं है देन इट इज डायगोनल। तो ये आपकी दो कंडीशन यहाँ पे आ जाती है सिंगल मैट्रिक्स जो आपके पास सिंगल एलिमेंट का जो मैट्रिक्स है उसके लिहाज से, या इसको वन बाय वन का मैट्रिक्स भी कहा जाता है, ठीक है, वन रो एंड वन कॉलम। इसी तरह से आपकी डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई। अब ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही जिसके डायगोनल में नॉन जीरो एलिमेंट्स भी हो, ठीक है, ये डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो आपके पास नॉन जीरो भी हो, लेकिन यहाँ थोड़ी आपने कंडीशन याद रखनी है, इसमें एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, सारे के सारे नॉन जीरो हो और वो सेम एलिमेंट हो, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स हमने लिया है? सच अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the other elements which are different from with indices I and j are zero and the diagonal elements have the same non-zero scalar। non-zero भी होना चाहिए, स्केलर भी होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि अगर फर्स्ट में वन आया तो सब में वन आना चाहिए टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। बिल्कुल सिर्फ फॉर ऑल आई इक्वल टू जे, फॉर ऑल की कंडीशन है। स्टूडेंट्स ने क्या किया होता है, थोड़ा सा फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो जब ऐसे लिखा आ जाए ना, सॉरी टू,
तो इसको भी स्केलर कहते हैं। ऐसा नहीं है वो डायगोनल को स्केलर ही समझ रहा होता है। हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल जरूर होता है बट हर डायगोनल स्केलर नहीं होता। ठीक है, ये सारे मैट्रिक्स हम कर लें, देन मैं आपको एक चार्ट बना के उससे क्लियर कर देती हूँ। सारे मैट्रिक्स की कलेक्शन आपको समझ में आ जाएगी, कौन सा मैट्रिक्स किसको इम्प्लाई करता है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली यहाँ से एक इम्प्लीकेशन हमने पढ़ी है कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल भी होता है, क्योंकि डायगोनल की कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए। इसमें सारे आ गए तो और अच्छी हो गई है, अच्छी बात हो गई है। लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होता, डज नॉट इम्प्लाई स्केलर। ऐसा क्यों नहीं होता, इसकी एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ये एग्जांपल रही। इट इज द डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट स्केलर, स्केलर नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंट आपको नीचे एग्जांपल्स दी हुई है, इनको आप रीड कर लीजिएगा। आगे यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें और आपने जो है ना इसको और निखार दिया, इसमें आपने और खूबसूरती भरी है। वो खूबसूरती क्या कहती है आपको कि आपके पास ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, इसमें वैसे उसने स्क्वायर मैट्रिक्स कर दिया, लेकिन मैं कहती हूँ कि इसको स्केलर मैट्रिक्स से डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज़ इसका स्केलर मैट्रिक्स सबसे पहले ये एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, a scalar matrix with k equal to 1, जिसमें k का आंसर 1 आ जाए। ठीक है, इट इज नोन एज द यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब इसके दो नाम दिए गए हैं, और ये दोनों नाम क्यों दिए गए हैं ये आपके लिए न्यू बात होगी, लेकिन इसको याद रखिएगा और थोड़ा समझना भी आपके लिए मुश्किल होगा। थोड़ा सा आप इसको जब जाके आप रिंग्स के अंदर बातें करेंगे ना, यूनिट्स की और आइडेंटिटीज में डिफरेंस देखा करेंगे, देन आपको समझ आएगा इसको दोनों नाम एक ही दफा क्यों दिए गए हैं। आइडेंटिटीज को इसलिए दिया गया है बिकॉज ये आपका क्या करता है, ये एडिटिव आइडेंटिटी भी सॉरी आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पर यूज होता है। अब इस मैट्रिक्स को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही मैट्रिक्स आएगा, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया आपके पास। इसको यूनिट मैट्रिक्स इसलिए कहा जाता है, इट इज ऑलवेज इन्वर्टिबल, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपने जो है ना हायर लेवल पे पढ़ा था कि यूनिट एलिमेंट कैसा एलिमेंट होता है जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है उनको हम यूनिट एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एक स्पेशल टाइप के जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन होती है उनके अंदर पड़े हुए सेट्स के लिए बात होती है। ठीक है, एलिमेंट्स के लिए एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है आपके पास, एक नॉन एम्प्टी सेट है आपके पास जो दो बाइनरी ऑपरेशन रखा करेगा, और उसके अंदर ऐसे एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट किया करेगा उनको हम कहा करेंगे यूनिट एलिमेंट्स। ठीक है, तो यूनिट एलिमेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका इस वजह से, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के तौर पर भी यूज होता है और इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, सो दैट्स इट इज अ यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको नाम दिया गया था। और इसकी को डिनोट किया जाता है आई एन के साथ। आई एन का मतलब है कि अब चूंकि ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर की वजह से इसका एन ऑर्डर इसको डिफाइन किया गया है। सो अब यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, आई एन। इसी तरह अगर I3 लिखा होता है, I3 का मतलब है इट इज अ 3x3 यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ से आप बहुत सी बातें निकाल सकते हैं। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप देखें, सबसे पहले देखें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसकी खसूसियात खूबियां लिखना शुरू करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी बात करते हैं स्क्वायर के अंदर, फिर हमें डायगोनल की बातें करनी आती हैं, हम डायगोनल की बातें करते हैं, ये डायगोनल भी है। फिर उसके बाद डायगोनल होने के साथ साथ ये स्केलर भी है, इट इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स, आपके पास ये भी चीज आ गई। फोर्थ इसकी कंडीशन आपके पास क्या गई है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसी कलेक्शन जिसके अंदर ये मैट्रिक्स पड़ा होगा उसके अंदर आइडेंटिटी जरूर होगी। ठीक है, कोई भी कलेक्शन मिल गई हमें, उसके अंदर वो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के अंदर अगर